दुनिया में एक से बढ़कर एक ठगों का इतिहास रहा है, लेकिन भारत में एक ऐसा ठग हुआ जिसके नाम से लेकर उसकी मौत की तारीख तक सब कुछ नकली था। उसने कभी फर्जी सिग्नेचर्स करके देश के कई ऐतिहासिक इमारतों तक को बेच डाला था। उसकी ठगी की प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि कोई व्यापारी हो, नेता हो, पुलिस वाला हो या कोई प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो, सब उसके झांसे में आकर अपने पैसे गवा देते थे। वो इतना शातिर था कि एक बार जेल में बैठे बैठे ही पुलिस कर्मियों से अपनी खेत की खुदाई करवा डाली थी ताकि उसकी पत्नी उसमें फसल बो सके। देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो ठग एक ही जगह से ताल्लुक रखते थे। दोनों ने वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन एक देश का गौरव बना और दूसरा देश का सबसे बड़ा ठग बन बैठा। उस ठग के फ्रॉड का अंदाज इतना अनोखा था कि उससे इंस्पायर होकर अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्में बनी हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की असली कहानी, जिसने ताजमहल को 3 बार, लाल किला को 2 बार और भारत के राष्ट्रपति भवन और संसद को एक बार बेच चुका था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। मिथिलेश का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले में जीरादेही के रुइया बंगड़ा गांव में हुआ था। उसके पिता रघुनाथ प्रसाद गांव के बड़े जमींदार थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसलिए घर में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं थी। पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन मिथिलेश का मन पढ़ाई में कम और शतरंज और फुटबॉल जैसे गेमों में ज्यादा लगता था। इसके अलावा वो बचपन से ही शातिर और चालाकी भरे कारनामे करते रहता था। जब वो थोड़ा यंग था तब एक दिन मिथिलेश के पड़ोसी सहाय ने उसे बैंक में ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेज दिया। जब वो बैंक पहुंचा और उसने पड़ोसी का ड्राफ्ट जमा करवाया तो उसने देखा कि बैंक कर्मी ड्राफ्ट को वेरीफाई करने के लिए उस पर किए सिग्नेचर को मैच करा रहे थे। ऐसे में उसके दिमाग में एक खुरपाती ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो सहाय के सिग्नेचर हूबहू बना ले तो वो उसके बैंक से पैसे निकाल सकता है। घर लौटते हुए उसने सहाय के सिग्नेचर्स की कॉपी करने की कोशिश की और एक ही बार में हूबहू सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद मिथिलेश ने फर्जी सिग्नेचर करके अपने पड़ोसी के अकाउंट से कई बार में 1000 रुपए निकाल लिए। क्योंकि ये आज से 80 से 90 साल पुरानी बात है, इसलिए उस समय की ये रकम आज के लाखों रुपए के बराबर है। लेकिन मिथिलेश की ये चोरी तब पकड़ी गई जब एक दिन सहाय अपने बैंक में खुद पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से किसी ने 1000 रुपए निकाल लिए हैं। उसे पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी और वो सीधे मिथिलेश के घर जा पहुंचा और उसके पिता से उसकी शिकायत कर दी। इस बात पर मिथिलेश के फादर ने उसे जमकर पीटा। पिता की पिटाई से वो इतना नाराज हुआ कि उसने घर छोड़ दिया और वो भागकर कलकत्ता चला गया। यह शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके ना तो यहाँ कोई रिश्तेदार थे और ना ही उसके पास ज्यादा पैसे थे। ऐसे में कुछ ही दिनों में उसके भूखे रहने तक की नौबत आ गई। तभी उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और कोलकाता के नामी सेठ केशव राम के पास पहुंचा और उसने सेठ को ये यकीन दिला दिया कि वो एक प्राइवेट क्वालिफाइड टीचर है और उसके दोनों बच्चों के लिए बेस्ट टीचर साबित हो सकता है। केशव राम उसकी बातों में आ जाता है और 30 रुपए मंथली सैलरी पे उसे टीचर रख लेता है। एक अनजान शहर में रहने और खाने का इंतजाम होने के बाद मिथिलेश ने अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। क्योंकि वो उस समय तक 12वीं तक की पढ़ाई कर चुका था, इसलिए उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। एक दिन अर्जेंट कुछ बुक्स के लिए उसने सेठ से एडवांस पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर उसने सेठ के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसी स्कूल में टीचर की जॉब हासिल कर ली जहां सेठ के बच्चे पढ़ते थे। यह देखकर सेठ को बड़ा मलाल हुआ। उसने उससे माफी मांगी और अपने बच्चों को हायर सैलरी पर पढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मिथिलेश ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उसने सेठ का इतना भरोसा जीत लिया कि सेठ उसकी हर बातों पर यकीन करने लगा। इसी का फायदा उठाकर मिथिलेश ने एक बड़ी ठगी की प्लानिंग शुरू की। उस सेठ का कपड़ों का बिजनेस था और उन दिनों वहां के बाजार में कपड़ों की भारी कमी थी। मिथिलेश ने उसे झांसा देते हुए कहा कि उसका एक रिलेटिव बॉम्बे में एक बड़ा क्लॉथ डीलर है और वो 200 बेल्स यानी 40,000 किलो कपड़े करीब 4.5 लाख रुपए में बेच रहा है। सेठ को ये सौदा फायदे का लगा, इसलिए उसने अपने एक एजेंट को सारे पैसे देकर मिथिलेश के साथ बॉम्बे भेज दिया। मिथिलेश किसी तरह उस एजेंट को डील पर साथ जाने से हटाना चाहता था। ऐसे में वो पूरे रास्ते उस एजेंट को बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड और वहां की पुलिस की खतरनाक कहानियां सुनाता रहा। इन कहानियों से
एजेंट इतना डर गया कि होटल पहुंचते ही उसने सारे पैसे मिथिलेश को दे दिए और कहा कि वो अकेला ही जाकर डील फाइनल कर ले। मिथिलेश का ये प्लान काम कर गया और उसने एजेंट को होटल में ही छोड़कर बिना कोई डील किए हुए पैसे लेकर फरार हो गया और कुछ दिनों बाद पटना जा पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को 1 लाख रुपए दिए और उसने अपने पिता से कहा कि अब वो कलकत्ता की एक बड़ी कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। कुछ समय बाद वो फिर कलकत्ता चला गया और इस बार उसके आने की खबर सेठ को लग गई। दिसंबर 1937 में सेठ ने मिथिलेश से अपने पैसे निकलवाने के लिए कुछ गुंडे भेजे। पकड़े जाने पर मिथिलेश ने सेठ को झूठी कहानी सुना दी कि बॉम्बे में उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, इसीलिए उसे सारा पैसा छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस बार सेठ उसकी बातों में नहीं आया और उसे 4 दिन के अंदर सारे पैसे देने को कहा और पैसे न लौटाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इस बार बचने के लिए मिथिलेश पुलिस का सहारा लेता है और सेठ के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करता है और उस सेठ की सारी काली कमाई की जानकारी पुलिस को दे देता है। इस तरह से उसने सेठ से न सिर्फ बड़ी रकम ठगी बल्कि उल्टा उसे केस में भी फंसा दिया। इसके बाद उसका हौसला और बढ़ गया और अब वो उस इलाके की प्रोस्टिट्यूट्स को निशाना बनाने लगा। वह ग्राहक बनके उनके पास जाता और उन्हें नकली शराब पिलाकर बेहोश कर देता और फिर उनके सारे पैसे और गहने लेकर फरार हो जाता। 1937 ही वह साल था जब मिथिलेश कोलकाता पुलिस की नजर में पहली बार आया, क्योंकि उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके कोलकाता के मेटकॉल्फ स्ट्रीट पर पड़े 9 टन सरकारी लोहे को बेच दिया था। ऐसे में पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और उसे अरेस्ट कर जेल में डाल दिया। इस बार उसे 6 महीने की जेल काटनी पड़ी, लेकिन मिथिलेश पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा। उसने ठगी को ही अपनी जिंदगी का असली मकसद बना लिया था और उसे जल्द ही ठगी के इस काम में एक ऐसा नया नाम मिलने वाला था जो आगे चलकर ठगों के लिए एक मुहावरा बन गया। 1940 में क्लॉथ मार्केट में टेक्सटाइल्स गुड की भारी कमी थी। मिथिलेश ने अपने गुजरात के साथी नटवर लाल के साथ मिलकर इसी का फायदा उठाने की प्लानिंग की। दोनों खुद को बॉम्बे के टेक्सटाइल कमिश्नर का परचेज ऑफिसर बताकर कपड़ा निर्माताओं से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सस्ती कीमतों पर ज्यादा से ज्यादा कॉटन दिलवाने का वादा करते हैं। वो नकली रेलवे रिसिप्ट दिखाकर उनसे कहते हैं कि माल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्टेशन पर डिलीवर होगा और वो लोग वहीं से उसे कलेक्ट कर लें। कपड़ों की कमी से परेशान कई मैन्युफैक्चरर्स उनके फेंके जाल में फंस जाते हैं और एडवांस में उन्हें बड़ी रकम दे देते हैं। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर्स अपना माल लेने आजमगढ़ स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। हालांकि यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चला और एक दिन पुलिस ने छापा मारकर मिथिलेश को पकड़ लिया, लेकिन उसका गुजराती साथी नटवर लाल किसी तरह वहां से भाग निकला। इन सब में पुलिस कंफ्यूज हो गई और उन्हें लगा कि मिथिलेश ही नटवर लाल है और उसके ऊपर नटवर लाल के नाम से केस दर्ज कर दिया और यहीं से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव हमेशा के लिए नटवर लाल बन गया। इतनी कम उम्र में कई बार जेल जाने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। अब वो काफी कम पैसों में रेलवे वैगन्स बुक करके फर्जी रिसिप्ट के जरिए व्यापारियों को चूना लगाने लगा। इसके बाद नटवर लाल ने फर्जी बैंक चेक्स के जरिए भी लोगों के लाखों रुपए को चूना लगाया। उसका तरीका काफी सिंपल था। वह जिस शहर में जाता वहां के रेपुटेटेड बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाता, फिर वहां की ज्वेलरी शॉप्स से कम दाम की चीजों को जेन्युइन चेक से खरीदता और दुकानदारों का भरोसा जीत लेता। इस तरह से जब वो अपना सारा जाल बुन लेता तो अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता और फिर कई ज्वेलरी शॉप से महंगे गहने खरीदने के बाद उसकी पेमेंट्स उस बाउंस होने वाले चेक से कर देता। जब दुकानदार बैंक पहुंचते तो उन्हें पता चलता कि जिसका चेक्स वो लेकर आए हैं उसका अकाउंट तो पूरी तरह खाली है। इस तरह से जब तक उन्हें पता चलता कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तब तक नटवर लाल सारे गहने लेकर फरार हो चुका होता। कहा जाता है कि नटवर लाल का शिकार सिर्फ छोटे दुकानदार ही नहीं थे, बल्कि उसने अपने हुनर से टाटा, बिरला और अंबानी तक को ठगा था। वो कभी जरूरतमंद तो कभी समाज सेवी बनकर उनके पास जाता और बड़े बड़े डिमांड ड्राफ्ट और चेक्स लेकर फरार हो जाता। लेकिन उसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए ताजमहल को 3 बार, रेड फोर्ट को 2 बार और पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन को एक बार बेच डाला। जिस दिन उसने पार्लियामेंट को बेचा उस दिन वहां सेशन चल रहा था और वहां देश के सैकड़ों सांसद मौजूद थे। ये सुनने में बड़ा ही अजीब लग सकता है कि एक आम सा दिखने वाला शख्स इतने मॉन्यूमेंट्स को कैसे बेच सकता है और इन्हें खरीदने वाले कौन होते होंगे। लेकिन अगर वो ऐसा ना करता तो आज उसे दुनिया का सबसे बड़ा ठग का तमगा हासिल ना होता यह था कि नटवर लाल सूट बूट पहनकर ऐसे फॉरेनर्स की तलाश करता था जो हिस्टोरिकल प्लेसेस खरीदने में इंटरेस्टेड हो। वो उनके सामने खुद को भारत के ऐसे सरकारी अफसर के रूप में पेश करता था जिसके पास इन मॉन्यूमेंट्स को बेचने की अथॉरिटी हो। वो उन्हें ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाता जिनमें इन इमारतों से जुड़ी हर बारीक से बारीक डिटेल लिखी हो।
क्योंकि नटवर लाल बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, इसलिए उसके एक्सेंट, उसके पहनावे और उसके कॉन्फिडेंस से फॉरेनर्स इतने कन्विंस हो जाते थे कि उसकी बातों पर यकीन कर उसे लाखों रुपए देकर इन मॉन्यूमेंट्स को खरीद लेते थे। इस तरह से उसने लैंड एग्रीमेंट जैसे कुछ कागजात पर उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे हूबहू दिखने वाले फर्जी सिग्नेचर करके पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया था। जब वो फॉरेन बायर अपने मालिकाना हक जताने मॉन्यूमेंट्स पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता कि उनके साथ ठगी हो चुकी है, लेकिन तब तक नटवर लाल पैसे लेकर फरार हो चुका होता। नटवर लाल हर जगह अपने आप को अलग अलग नामों से इंट्रोड्यूस करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके कुल 52 अलग अलग नाम थे। वो लोगों से ठगी करने के दौरान अपने एड्रेस के नाम पर देश के राष्ट्रपति से लेकर कई मुख्यमंत्रियों के घर का एड्रेस तक दे देता था। एक बार जब पुलिस उसके दिए एड्रेस पर रेड करने पहुंची तो पता चला कि असल में वो एड्रेस उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का है। क्योंकि उसके काले कारनामों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए देश के कई राज्यों में उस पर ठगी, चोरी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे। वो गोरखपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना जैसे दर्जनों शहरों में अरेस्ट भी हुआ और उसे जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन एकाध मामले को छोड़कर हर बार वो जेल से भाग निकला। एक बार कोर्ट में पेशी के बाद जब पटना पुलिस उसे वापस जेल ले जा रही थी तो उसने उन्हें एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुनाई और रास्ते में अपनी पत्नी से मिलने के बहाने एक घर में घुस गया। अंदर घुसते ही वो किसी तरह दूसरे रास्ते से फरार हो गया और पुलिस बाहर उस घर के दरवाजे पर उसका इंतजार करते रह गई। साल 1996 में नटवर लाल ने एक और काफी फेमस जेल एस्केप को अंजाम दिया था। उस समय उसकी उम्र 84 साल हो चुकी थी, पैरों में सीरियस प्रॉब्लम थी और वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाता था। जेल अथॉरिटी ने उसकी कई बार ट्रीटमेंट कराई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसके बाद नटवर लाल ने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर गुजारिश की कि वो अपना इलाज दिल्ली के किसी अच्छे अस्पताल में कराना चाहता है। जेल प्रशासन ने इसकी इजाजत दे दी और 2 पुलिसकर्मी उसे ट्रेन से लेकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली स्टेशन पहुंचने के बाद एक पुलिसकर्मी व्हील चेयर जमा करने चला गया और दूसरा वही नटवर लाल के साथ था। मौका देखकर नटवर लाल ने उस पुलिस वाले से कहा कि उसे बहुत ही ज्यादा चाय पीने का मन हो रहा है। पहले तो पुलिस वाले ने मना किया, लेकिन बार बार कहने पर यह सोचकर पुलिस वाला चाय लाने चला जाता है कि ये तो खुद से चल फिर भी नहीं सकता, यह कहाँ जाएगा। लेकिन जब वो चाय लेकर वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। नटवर लाल वहां से गायब हो चुका था। चारों तरफ उसे पुलिस ने खूब खोजा, लेकिन नटवर लाल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस वाले यह सोचकर हैरान थे कि जो व्यक्ति कुछ मिनट पहले व्हील चेयर से उठ नहीं सकता था वह इतनी जल्दी अचानक से गायब कैसे हो गया। नटवर लाल ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों फ्रॉड्स किए थे। इनमें से सिर्फ 9 मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें नटवर लाल को 113 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन नटवर लाल ने अपनी चालाक दिमाग के सहारे केवल 20 साल ही जेल में बिताए। फ्रॉड करने और जेल से एस्केप करने के अलावा नटवर लाल अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी काफी मशहूर था। एक बार जब कानपुर की एक अदालत में कोर्ट के जज ने उससे पूछा कि तुम इतनी सफाई से ठगी कैसे कर लेते हो। नटवर लाल बोला, जज साहब आपके पास क्या 1 रुपये हैं? जज साहब हैरान होकर पूछे क्यों? नटवर लाल बोला कि आप दीजिए तो सही, फिर बताऊंगा। जज साहब ने क्यूरियोसिटी में उसे 1 रुपये दे दिए। इसके बाद नटवर लाल ने वो 1 रुपया अपने जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, बस जज साहब मैं हर ठगी ऐसे ही किया करता हूँ। मैं तो बस लोगों से चीजें मांगता हूँ और वो खुद ब खुद मुझे अपनी चीजें दे देते हैं। उसकी बात सुनकर कोर्ट रूम में सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे और जज साहब के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। नटवर लाल एक बार लखनऊ की सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी पत्नी हर महीने उसे चिट्ठी लिखा करती थी, जिसमें वो अपने खेतों की जुताई के लिए पैसे न होने की समस्या बताती, लेकिन नटवर लाल किसी भी खत का जवाब नहीं देता। जेल के नियमों के अनुसार जब भी नटवर लाल की पत्नी की चिट्ठी आती तो पहले जेल प्रशासन उसे पढ़ता, फिर नटवर लाल को दिया जाता था। यह सिलसिला 7-8 महीने तक चला। जेलर को यह बात बड़ी अजीब लगी और अगली बार जब नटवर लाल की पत्नी की चिट्ठी आई तो जेलर उसे खुद से चिट्ठी देने पहुंचे और नटवर लाल से कहा कि तुम्हारी पत्नी हर बार खेत न जोत पाने की समस्या बता रही है, लेकिन तुम कभी जवाब क्यों नहीं देते? नटवर लाल मुस्कुराया और कहा कि साहब आप कह रहे हैं तो इस बार जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद नटवर लाल ने अपनी पत्नी के लिए एक खत लिख दिया, लेकिन जेलर ने जब वो खत पढ़ा तो उसके होश उड़ गए।
उस खत में नटवर लाल ने अपनी पत्नी को लिखा था कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही जेल से बाहर आ जाऊंगा। अगर पैसों की जरूरत हो तो खेत में सोने चांदी के गहने और एक पैसों से बड़ा बक्सा मैंने गाड़ दिया है, उसे निकाल लेना और उससे अपना खर्च चलाना। इतना पढ़ते ही जेल प्रशासन हरकत में आ गया, क्योंकि उस पर लूट और ठगी के सैकड़ों आरोप थे। इसलिए पुलिस को लगा कि हो सकता है कि उसने अपने ठगी का सारा पैसा जमीन में गाड़ रखा हो। जल्द ही पुलिस नटवर लाल के गांव पहुंची और उसके बताए गए खेतों में खुदाई शुरू कर दी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद थक हार कर पुलिस वापस लौट गई। कुछ महीनों बाद नटवर लाल की पत्नी का एक लेटर जेल पहुंचा, जिसमें उसने लिखा था, मेरे खेतों की इतनी अच्छी जुताई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेलर साहब, इस साल की फसल बहुत कमाल की हुई है। भले ही नटवर लाल दुनिया के नजरों में एक ठग था, लेकिन उसके गांव वाले उसे एक बहुत ही समझदार, इज्जतदार और मददगार इंसान समझते थे। अपने गांव के लोगों के लिए नटवर लाल कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक रॉबिन हुड टाइप का इंसान था, जो अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों की मदद करता था। गांव वाले उसकी इतनी इज्जत करते थे कि जब एक रिपोर्टर उसकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए उसके गांव पहुंचा, तो एक आदमी ने कहा कि भाई साहब, उनका नाम इज्जत से लीजिए, उन्हें नटवर लाल नहीं मिस्टर नटवर लाल कहिए। इसके बाद उसके नाम को लेकर सुर्खियां तब बनी जब साल 2009 में नटवर लाल के वकील ने कोर्ट में एक अर्जी दी कि 25 जुलाई 2009 को नटवर लाल की डेथ हो गई है, इसलिए उसके सारे केस बंद कर दिए जाएं। लेकिन जब कोर्ट ने इसकी जांच शुरू की और वेरीफाई करने के लिए उसके भाई गंगा प्रसाद को बुलाया, तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप किस नटवर लाल की बात कर रहे हैं? मेरा भाई नटवर लाल तो 1996 में ही मर गया। जब वो दिल्ली स्टेशन से भागकर रांची पहुंचा, तब वहां उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसकी मौत को वेरीफाई करने के लिए कुछ सरकारी अफसर रांची भी पहुंचे, लेकिन उसकी मौत की वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। इस तरह से नटवर लाल की मौत की तारीख और वजह दोनों आज भी एक राज है। एक तरह से देखा जाए तो नटवर लाल ने अपनी मौत को भी ठग लिया। शायद इसीलिए जब आज भी कोई बड़ी ठगी होती है तो लोग ठगने वाले को नटवर लाल कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उसका नाम अब ठग का पर्यायवाची बन गया है। इसके बाद कितने ठग आए और चले गए, लेकिन ठगों की दुनिया का बादशाह सिर्फ एक ही था, और वो था नटवर लाल। नटवर लाल का दिमाग काफी तेज था, लेकिन उसने अपनी दिमाग का इस्तेमाल इलीगल कामों में किया। अगर वो अपनी समझदारी सही दिशा में यूज करता तो वो देश के काफी काम आ सकता था। भले ही वो लोगों को लूटने के लिए कोई वायलेंस नहीं करता था, उन्हें डराता या धमकाता नहीं था, लेकिन सच तब भी वही रहेगा कि वो एक ठग, एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला इंसान था। और ऐसे लोगों की जिंदगी या तो सलाखों के पीछे कटती हैं या फिर पकड़े जाने के डर के साए के साथ। नमस्कार।